नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अभिनव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी फ्यूज के बारे में होने वाली है। फ्यूज वैसे देखने में छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत काम का है और हर किसी टेक्निकल एग्जाम में फ्यूज से रिलेटिव क्वेश्चन हर बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्यूज से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि फ्यूज से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण जो कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए साथियों, आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करना, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन हमें और अच्छी कक्षाएं आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों देखिए फ्यूज को अंग्रेजी में हम लोग फ्यूज बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको अग्नित्र बोलते हैं। हिंदी नाम क्या है इसका? निम्मी में इसको अग्नित्र बोलते हैं, अग्नित्र। अब देखिए फ्यूज या अग्नित्र है क्या, कहाँ लगाया जाता है? सबसे पहली बात, जो फेज तार होता है, कौन सा तार? फेज तार। देखिए फेज तार आप लोग बोल दीजिए, फेज तार आप लोग बोल दीजिए, या इसी को हम लोग लाइव वायर भी बोल देते हैं, लाइव वायर, या हम लोग इसी को जीवित चालक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस जीवित चालक पर सजीव चालक, जीवित चालक, लाइव वायर, फेज तार, ये फेज तार है। ठीक है, तो हमेशा फ्यूज तार कौन से तार पर लगाया जाता है? फेज तार पर लगाया जाता है। दूसरी बात, कैसे लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है? तो फेज तार पर लोड के श्रेणी में, किसके श्रेणी में? लोड के श्रेणी में लगाया जाता है। लोड के श्रेणी में ये लगाया जाता है, लोड के सीरीज में लगाया जाता है। कौन से तार पर लगाया जाता है? फेज तार पर, फेज तार पर लोड के श्रेणी में ये लगाया जाता है। अगली बात हम लोग करें तो देखिए, जो फ्यूज तार होता है ना, ये फ्यूज तार हमेशा जो ऊर्जा मीटर होता है, KWH मीटर हमारा होता है, इस ऊर्जा मीटर के तो बाद में लगाया जाता है, और जो मेन स्विच होता है इस मेन स्विच के पहले लगाया जाता है। परिपथ में हमेशा फ्यूज तार ऊर्जा मीटर के बाद में और मेन स्विच के पहले लगाया जाता है। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। अगली बात हम लोग करें तो देखिए, जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार जैसे एक मालिक और एक पालतू कुत्ता होता है उसकी तरह होता है। जैसे पालतू कुत्ता क्या करता है कि अपनी जान गंवा देता है, किसकी सुरक्षा में? अपने मालिक की सुरक्षा में। तो यहाँ पे उसी प्रकार पालतू कुत्ते की जगह यहाँ क्या लगाया गया है? फ्यूज लगाया गया है। और मालिक कौन है? लोड है। अब लोड जो है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के चक्कर में हमेशा फ्यूज अपनी जान गंवाता रहता है। ठीक है, अर्थात फ्यूज बार बार पिघलता रहता है। उसका कारण क्या है? आपका लोड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो लोड अगर मान लीजिए किसी कारणवश परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया, तो इसके कारण अति धारा परिपथ से बहने लगेगी, और उस अति धारा के कारण आपका लोड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोड को बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज तार लगाते हैं। तो फ्यूज तार क्या काम करता है? जब लोड में से ओवर करंट प्रवाहित होती है, कैसी करंट? ओवरलोड करंट प्रवाहित होती है। लोड में से कैसी धारा? ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट प्रवाहित होती है। अर्थात ओवरलोड करंट या शॉर्ट सर्किट करंट जब परिपथ से प्रवाहित होती है, तो आपका फ्यूज तार उस ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट करंट के कारण क्या हो जाता है? पिघल जाता है, अर्थात मेल्ट हो जाता है। कैसे मेल्ट हो जाता है? क्योंकि जूल का उस्मन नियम ये कहता है कि H बराबर होता है I² × RT, अर्थात धारा के वर्ग, इसमें से इस फ्यूज से बहने वाली धारा के वर्ग, फ्यूज के रेजिस्टेंस और टाइम, तीनों के गुणनफल के बराबर जो उष्मा उत्पन्न होती है, उस उष्मा के द्वारा आपका फ्यूज तार क्या हो जाता है? पिघल जाता है, और पिघल करके परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार फ्यूज तार परिपथ को तोड़ देता है, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है, और अधिक धारा के कारण जो हमारा लोड नष्ट हो सकता था, खराब हो सकता था, वो अब सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार फ्यूज स्वयं अपनी कुर्बानी दे करके, स्वयं खुद पिघल करके लोड को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार परिपथ में फ्यूज का अगर बात हम लोग करें, फ्यूज के प्रारंभिक कार्य की बात करें, फ्यूज के कैसे कार्य की बात करें, फ्यूज के प्रारंभिक कार्य की बात करें, तो देखिए प्रारंभिक कार्य क्या होता है? दो कार्य होते हैं। एक तो प्रारंभिक कार्य,
प्रारंभिक कार्य किसका? प्रारंभिक कार्य फ्यूज का। फ्यूज का प्रारंभिक पहला काम होता है अतिधारा को रोकना। अतिधारा को रोकना अर्थात सामान्य करंट से ज्यादा करंट आते ही उसको क्या करना? अतिधारा को रोकना किसका काम है? फ्यूज का काम है, अतिधारा को रोकना। ठीक है। और द्वितीय कार्य, दूसरा कार्य क्या है? फ्यूज का द्वितीय कार्य आपसे पूछा जाता है। ठीक है। प्रारंभिक कार्य तो ये हो ही गया, यानी प्राथमिक कार्य बोल दो या प्रारंभिक कार्य बोल दो। और ये द्वितीय कार्य क्या है? देखिए, परिपथ को ओपन करना। परिपथ को ओपन करना किसका काम है? द्वितीय कार्य है फ्यूज का। ठीक है। फ्यूज परिपथ में दो काम करता है। देखिए, फ्यूज परिपथ में दो कार्य करता है। दो कार्य करता है। दो कार्य कौन कौन से कर रहा है? एक तो कोई फॉल्ट आया है परिपथ में, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करना। फॉल्ट को क्या करना? डिटेक्ट करना एंड फॉल्ट को इंटरप्ट करना। क्या करना? परिपथ को इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब होता है खोलना। ठीक है। डिटेक्ट का मतलब होता है पहचान करना। तो फॉल्ट आया है उसकी पहचान भी करता है, साथ ही साथ परिपथ को ओपन भी करता है, अर्थात इंटरप्ट भी परिपथ को कर देता है। अब देखिए, डिटेक्ट करने का काम परिपथ में, वर्तमान में जो परिपथ है, मॉडर्न आधुनिक जो परिपथ होते हैं उनमें जो ओवर करंट होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करती है रिले। और रिले उसको डिटेक्ट करके सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर के पास, जिससे सर्किट ब्रेकर सीबी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सीबी, सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर परिपथ को इंटरप्ट कर देता है। अर्थात वर्तमान में रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, वह अकेला कार्य कौन करता है? फ्यूज तार करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें फ्यूज तार के बारे में, तो देखिए, फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार के सिद्धांत की बात करें, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज तार धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा के कौन से सिद्धांत पर? उष्मीय या तापीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फ्यूज की जो रेटिंग होती है ना, रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग होती है, ये एम्पियर में दर्शाई जाती है। किसमें? एम्पियर में दर्शाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फ्यूज के बारे में, तो देखिए, जो फ्यूज है ना, ये फ्यूज टिन और लेड के मिश्रण से बना होता है, या मैं ये कहूँ टिन और लेड के मिश्रण से बना होता है। टिन प्लस लेड दोनों के मिश्रण से फ्यूज तार बनाया जाता है, जिसमें टिन का परसेंटेज 63 होता है और लेड का परसेंटेज 37 होता है। और ध्यान रखना, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ये लगभग 185 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो टिन और लेड के मिश्रण वाला जो फ्यूज तार होता है, ये 10 एम्पियर तक के परिपथों में उपयोग किया जाता है। कितने एम्पियर तक के परिपथों में? 10 एम्पियर तक के परिपथों में ये टिन और लेड के मिश्रण वाला फ्यूज तार उपयोग किया जाता है। 10 एम्पियर से अधिक, 10 एम्पियर से अधिक वाले जो परिपथ होते हैं उनमें हम लोग फ्यूज तार जो यूज करते हैं वो तांबे का होता है या एल्यूमिनियम का होता है या सिल्वर का होता है, यानी चांदी का होता है, या सिल्वर यानी चांदी का होता है। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, फ्यूज अधिकतम फ्यूज अधिकतम 100 एम्पियर करंट तक उपयोग किया जाता है। फ्यूज अधिकतम कितने एम्पियर करंट तक उपयोग किया जाता है? 100 एम्पियर करंट तक उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा का अगर आपके पास लोड है, 100 एम्पियर से अधिक का लोड है, तो फिर हम वहाँ पे MCCB का उपयोग करते हैं। MCB भी 100 एम्पियर तक उपयोग की जाती है और फ्यूज भी 100 एम्पियर तक उपयोग किया जाता है। लेकिन फिर 100 एम्पियर से अधिक का अगर लोड है तो MCCB, जिसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग फ्यूज के बारे में देखते हैं कि फ्यूज तार में फॉल्ट, किसी परिपथ में फॉल्ट आया, फॉल्ट आने के बाद फ्यूज तार क्या हुआ? पिघला, और पिघल करके परिपथ को तोड़ रहा है। ये जो टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें फ्यूज। देखिए,
परिपथ में सबसे पहले क्या आएगा? फॉल्ट। फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आएगा तो फ्यूज में आर्किंग होगी, ठीक है, आर्क उत्पन्न होगा, और आर्किंग होगी तो उसके कारण फ्यूज जलेगा, और जलेगा तो परिपथ में करंट का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री आर्किंग करंट, सॉरी प्री आर्किंग, प्री आर्किंग, प्री आर्किंग टाइम, करंट नहीं, प्री आर्किंग टाइम। देखिए प्री आर्किंग टाइम क्या होता है? देखिए परिपथ में फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने के बाद परिपथ में आर्किंग उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी चिंगारी उत्पन्न होगी, ठीक है। उस आर्किंग, फॉल्ट आने से चिंगारी उत्पन्न होने तक का, यानी आर्किंग उत्पन्न होने के बीच का जो समय होता है, इसको प्री आर्किंग टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो आर्किंग हुई, और आर्किंग होने के बाद करंट का मान क्या होगा? 0 होगा। जब पूर्ण रूप से फ्यूज पिघल जाएगा तो करंट का मान क्या होगा? 0 होगा। तो आर्किंग उत्पन्न होने से 0 करंट होने तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, ठीक है। उसके बाद फ्यूज में फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने से लेकर के 0 करंट होने तक का जो समय होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम। और ध्यान रखना, फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम जो होता है ना, ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, ये बराबर होता है प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। आर्किंग टाइम और प्री आर्किंग टाइम दोनों के योग के बराबर क्या होता है? ऑपरेटिंग टाइम होता है फ्यूज का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्यूज का ऑपरेटिंग जो टाइम होता है ना, वो एक्चुअल में होता है 2 मिली सेकेंड के बराबर होता है, 2 मिली सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 2 मिली सेकेंड के बराबर फ्यूज का क्या होता है? ऑपरेटिंग टाइम होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्यूज तार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, फ्यूज सामग्री के कुछ गुण होने चाहिए। फ्यूज सामग्री के क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए सबसे पहली बात हम लोग करें फ्यूज की सामग्री के बारे में, तो फ्यूज की सामग्री में पहला गुण होना चाहिए कि इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, निम्न मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। दूसरा गुण, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा गुण, जब प्रतिरोधकता निम्न है तो हम क्या कहेंगे? उच्च चालकता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और गुण होना चाहिए कि ये सस्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। किसकी सामग्री? फ्यूज की सामग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फ्यूज तार होना चाहिए तो निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता का होना चाहिए। कौन होना चाहिए? फ्यूज तार। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और बात करते हैं फ्यूज के बारे में। देखिए हम बात करेंगे अधिकतम फ्यूज रेटिंग, अधिकतम फ्यूज रेटिंग, फ्यूज रेटिंग। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, सॉरी अधिकतम फ्यूज रेटिंग की जगह अधिकतम करंट रेटिंग भी हम लोग लिख सकते हैं, अधिकतम करंट रेटिंग, ठीक है। न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, और उसके बाद हम देखेंगे फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम करंट रेटिंग। देखिए किसी परिपथ में सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि किसी परिपथ में मान लीजिए 5 एम्पियर करंट आई, 5 एम्पियर जब करंट आई तो हमारा फ्यूज तार सुरक्षित है, पिघल नहीं रहा है। फिर हमने देखा कि 5 की जगह 10 एम्पियर करंट आई, तब भी हमने देखा कि हमारा फ्यूज तार सुरक्षित है। लेकिन 10 के बाद जो ही 15 एम्पियर हुई तब भी हमने देखा कि हमारा फ्यूज तार सुरक्षित है। और जो ही 16 एम्पियर करंट हुई और हमने देखा कि हमारा फ्यूज तार क्या हो गया? पिघल गया है, ठीक है। तो जिस तार पर जिस धारा पर हमारा फ्यूज तार पिघल जाता है वो कहलाती है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट,
फ्यूज क्या हो गया, फ्यूज पिघल जाता है, फ्यूज पिघल जाता है। ठीक है, जिस धारा पर फ्यूज पिघल जाता है वो कहलाता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट। उसके बाद 16 की जगह अगर 17 होता, 18 होता, 19 होता, 20 होता तो पिघलता ही पिघलता। लेकिन वह कम से कम धारा कौन सी है जिस पर फ्यूज तार पिघल रहा है, तो 16 एम्पियर पर पिघल रहा है, तो न्यूनतम फ्यूजिंग करंट क्या होगी, 16 एम्पियर। लेकिन 15 एम्पियर पर पिघला क्या, नहीं पिघला ना, तो वह अधिकतम करंट कौन सी है जिस पर फ्यूज पिघलता नहीं है और करंट को पास कर देता है सुरक्षित रूप से। तो देखिए, सुरक्षित रहता है और धारा को पास करता है। धारा को क्या करता है, सुरक्षित रूप से धारा को क्या करता है, पास करता है। वो करंट क्या कहलाती है, अधिकतम करंट रेटिंग। ठीक है, तो वो कितनी है, 15 एम्पियर। उसके बाद फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, इसकी परिभाषा काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और अधिकतम करंट रेटिंग जो होती है फ्यूज की, इनके बीच का जो अनुपात होता है, ये अनुपात ही फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे यहीं पे हम लोग देख लें, न्यूनतम फ्यूजिंग करंट कितनी है, 16 एम्पियर पर फ्यूज हो रहा था, और अधिकतम करंट रेटिंग कितनी है जिस पर नहीं पिघल रहा था, 15 एम्पियर। 15 का भाग 16 में जब देंगे तो 1.66 ऐसे आएगा। ठीक है, यानी 1 से ज्यादा आया। तो एक महत्वपूर्ण बात, फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा किससे अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। और फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है सामान्यतः 1.4 होता है। ठीक है, अगर HRC फ्यूज की बात करें तो वहाँ 1.11 होता है। ठीक है, HRC फ्यूज का कितना होता है, 1.1 होता है। कौन से फ्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, HRC की। लेकिन सामान्य फ्यूज की बात करें तो सामान्य फ्यूज का कितना होता है, 1.4 क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है। इस बात का आपको ध्यान, अर्थात फ्यूजिंग फैक्टर 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। कौन होता है, फ्यूजिंग फैक्टर बड़ा होता है। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं फ्यूज लो। फ्यूज लो क्या कहता है, फ्यूज लो ये कहता है कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है किसी भी मटेरियल के, धारा का वर्ग समानुपाती होता है किसी भी मटेरियल के घन के, व्यास के घन के। किसी भी मटेरियल का व्यास होता है, उसका जो घन होता है उसके समानुपाती होता है धारा का वर्ग। अब हमें केवल धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसको रूट लगाएंगे, और जब इधर पक्ष पे रूट लगा दिया तो इधर भी क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। तो रूट लगाएंगे तो आई स्क्वायर का वर्गमूल आई समानुपाती डी की घात 3 तो थी, और रूट लग गया तो बटे क्या हो गया, 2। रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो 3/2। तो जो करंट होती है ना, करंट होती है ये समानुपाती होती है व्यास के घात 1.5 के। हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करें तो फ्यूज लो क्या कहता है, फ्यूज की धारा वहन क्षमता जो होती है, फ्यूज की धारा वहन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, कौन दर्शाता है, फ्यूज लो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका जो फ्यूज टॉपिक है हमने देखा है। फ्यूज के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, उनको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।